नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श सर। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। इसमें आपको बहुत पैशन तरीके से सारी टॉपिक समझाने वाला हूँ। हमारा अध्याय 1 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में संयोग करता है या मिलता है, जिससे कि किसी एक नए पदार्थ या यौगिक या किसी तीसरे नया पदार्थ या यौगिक का निर्माण करता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तथा उससे प्राप्त जो समीकरण है, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं। जैसे देखिए, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे का तावा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तो लोहे के ऊपर कोई न कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन हो जाना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। भोजन पकाया जाता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हम सांस लेते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। अब आइए समझते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैंने क्या किया इसमें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम को क्या किया मैंने, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ले रहा हूँ। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा हूँ। देखिए क्या बनता है, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। क्योंकि जब कभी भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये आपका इक्वेशन आप देख सकते हो, ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक का काम कर रहे हैं। जबकि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है उत्पाद का। किसका काम कर रहा है, तो ये उत्पाद का काम कर रहा है। जब हम मान लीजिए इधर बात करते हैं, तो ये किस चीज़ का काम कर रहा है। देखिए, हम लोग समझ सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किस चीज़ का काम कर रहा है, ये अभिकारक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये अभिकारक का काम कर रहा है। अब हम आगे समझते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखना हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए, जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है, तो उस अभिक्रिया होने से पहले वाला जो पद होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब रिएक्टेंट से क्या बनता है, रिएक्टेंट मतलब इसको अभिकारक कहते हैं। रिएक्टेंट के बाद आपका जो है प्रोडक्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। आइए मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए, आगे अच्छे से समझिए आप पहले, क्लियर। अब देखिए, आर से किसका निर्माण हो रहा है, पी का निर्माण हो रहा है। आर मतलब रिएक्टेंट। आर को हम लोग क्या क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इस अभिकारक को हम क्रियाकारक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रियाकारक कह सकते हैं, क्रियाकारक कह सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। तो अभिक्रिया जब भी होती है, तो अभिक्रिया होने से पहले वाला जो पद है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। जब वो अभिक्रिया हो जाती है, तो उससे कोई न कोई यौगिक या तीसरे यौगिक या पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको क्या समझाया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। देखिए, रासायनिक समीकरण जब भी बनता है,
तो अभिक्रिया जब भी होती है तो जो अभिकारक पद रहता है उसमें अभिकारक पद कौन है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे आर वाला जो पद था और ये पी वाला जो पद है, तो जितना तत्व परमाणु की संख्या इसमें है, ठीक है, जितना इसमें है उतना ही तत्व परमाणु की संख्या इस पी के साइड होना चाहिए। दोनों मतलब प्रोडक्ट के साइड और रिएक्टेंट के साइड, दोनों के साइड यदि तत्व परमाणुओं की संख्या समान है तो हम बोलेंगे कि ये आपका जो समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमको महत्व को समझना है। मान लीजिए सपोज दैट अभिकारक में तत्व परमाणुओं की संख्या आपकी कुछ और है और प्रोडक्ट यानी उत्पाद में तत्व परमाणु की संख्या कुछ अलग यानी भिन्न भिन्न है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करने के लिए अभिकारक व उत्पाद में तत्व परमाणुओं की संख्या को हमेशा समान करना होगा, तभी वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। ये हमें समझना पड़ेगा। मतलब अभिकारक में तत्व परमाणुओं के द्रव्यमान या उनकी संख्या उत्पाद में तत्व परमाणुओं के द्रव्यमान या उनकी संख्या को हमेशा बराबर रखना पड़ेगा। यही रासायनिक समीकरण का महत्व है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए हमारे सामने क्या है, हमारे सामने यहाँ से जिंक प्लस का सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं। जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जिंक को हम लोग क्या कहते हैं, जिंक को Zn कहते हैं, प्लस का सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं। अब जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं, देखिए क्या होता है, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन को H2SO4 के स्थान से हटा करके क्या करता है, वो इसका स्थान ले लेता है और ये इसका स्थान ले लेता है और यहाँ बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर विस्थापित कर देता है। तो ये बनता है, देखिए देख सकते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक समीकरण, एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि कितने तत्व हैं, तत्वों को हमें समझना है। देखिए पहला तत्व क्या है, पहला तत्व इसमें है, पहला तत्व हमारा है जिंक, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा सल्फर है, तीसरा क्या है सल्फर और चौथा ऑक्सीजन है। अभिकारक, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या क्या था भाई, समझिए पहले। ये था Zn प्लस H2, Zn प्लस H2, Zn प्लस H2SO4 था और एरो में क्या बना था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनी थी। क्या बनी थी, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जितना जिंक की संख्या अभिकारक में है ये अभिकारक बोला जाएगा, एक इसमें भी है, उत्पाद में भी जिंक कितना एक ही बार है, तो इसमें भी बराबर है। अब इसमें देखिए अभिकारक परमाणुओं की संख्या, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक दो है, तो दो है, इसमें भी दो है। उत्पाद की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितने, इसमें भी दो है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सल्फर कितना, तो सल्फर एक इसमें भी है और उत्पाद में भी सल्फर की संख्या कितनी, एक है। ऑक्सीजन की संख्या इसमें चार है और इसमें भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी, चार है। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, एक संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, क्योंकि अभिकारक में तत्व परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्व परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, इसलिए ये संतुलित समीकरण कहा जाएगा। अब हम इसको बात करते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। मैं इसको संतुलित करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको हम संतुलित करके आपको समझाते हैं। इसमें आपका है फेरस, फेरस मतलब लोहा। जब लोहे के ऊपर जल यानी जल और लोहा आपस में संपर्क में आता है तो फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 गैस बनती है। ठीक है, अब इस साइड में देखते हैं कि उत्पाद में
उत्पाद में Fe कितने बार है? 3 बार है। इधर आपका Fe कितने बार है? 1 ही बार है, तो हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 आपका Fi यानी फेरस हो गया, इधर भी 3 फेरस हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर कितना है? इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इधर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो Fi बराबर हो गया। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके इस हाइड्रोजन को 8 कर दिया और ऑक्सीजन 4 कम 4 हो गया। देखिए 4 हो गया। ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4, Fi 3 इधर, Fi इधर भी 3 और ये हाइड्रोजन 8 हो गया और इधर मुझे 2 ही हाइड्रोजन है। इसको भी ऐड करना तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 8 हो गया। मतलब ये पूरा संतुलित समीकरण आपका हो गया। तो ये आपका क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन भी टोटल है, देख सकते हैं अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन हो रहा है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस के, मतलब हाइड्रोजन गैस के 2 मोल हैं। ये क्या होने जा रहा है? ये अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ से 4 हाइड्रोजन है, मैंने एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को लिया तो CH3 बनाया और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिला तो यहाँ बना लिया CH3OH, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल है। इसका क्या नाम है? मेथेनॉल है या मेथिल एल्कोहल इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कार्बन की, देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन H2O यानी जल कितने बार है? 12 मॉलिक्यूल है। अब यहाँ क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, और ये सूर्य का प्रकाश है, मतलब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है और इधर आपका 6O2 भी मिल रहा होगा। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। ये क्या हो गया? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसी पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और 6H2O क्या होता है? वो भी पत्तियों के रंध्र के द्वारा वाष्प उत्सर्जन इसका होता रहता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ हम लोग समझते हैं अच्छे से क्योंकि बहुत मेन टॉपिक है। देखिए अब यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है कि ताकि उसमें कोई विस्फोट जैसा मतलब पैदा ना हो। यानी कि हो सकता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स लगा हो या कोई ऐसी गंदगी लगा हो जिससे कि जलाने में विस्फोट पैदा कर दे, इसलिए उसको साफ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए हम इसको साफ करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए इसको साफ करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों कर किया जाता है? क्योंकि जब भी हम हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको इसलिए साफ करते हैं कि उसके ऊपर हो सकता है पानी के अणु या तो कुछ हवा के अणु या गैस या कोई अन्य चीज़ यदि लगा हो तो विस्फोट पैदा कर सकता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? हम लोग साफ करते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो यहाँ से हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। तो पहले को मैं आपको समझाता हूँ। H2 गैस प्लस Cl2 गैस को लेते हैं तो ये आपका बनाता है 2H 2HCl बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन है
आपका Cl2 है तो दोनों का 2-2 फॉर्म तो 2 HCl हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड को हम लोग लिखेंगे BaCl2 प्लस का ये है एल्युमिनियम सल्फेट तो Al2 सल्फेट को SO4 का होल थ्राइस लिखेंगे। अब एरो में क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यह बेरियम सल्फेट तो बेरियम सल्फेट बन रहा है इसके साथ, तो बेरियम सल्फेट बन गया, SO4 का होल थ्राइस हो गया और प्लस का क्लोराइड है और Al2 है तो ये बन जाएगा 2AlCl, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। अब हम बात करते हैं आगे, सोडियम जल के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, सोडियम यानी Na किसके साथ, जल के साथ, तो जल है H2O है, क्या है, H2O है। अब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपकी जो है क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी स्थापित होती है। तो आइए लेते हैं, तो हमारे साथ साथ क्या लेना है, NaOH, तो 2 के फॉर्म में इसको भी ले लेता हूँ मैं, 2 के फॉर्म में इसको भी ले लेता हूँ, तो 2 Na और 2 OH, 2 Na और 2 OH ले लेता हूँ, तो ये एरो में क्या बनता है, ये एरो में हमारा बन जाएगा 2 NaOH बनता है और प्लस का हमारा बनता है, कितना बच रहा है आपका, इसमें 2 OH निकल गया तो H2 बच रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी बच रही है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये आपका प्लस है, इसको समझिएगा क्या है, ये प्लस है, इसको हम आपको दिखाते हैं, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, ठीक है, H2 तो 2 NaOH प्लस H2 हो गया, तो ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में हम बात करते हैं। अब प्रकार कौन कौन से हैं, मैं सबसे पहले बात करता हूँ संयोजन अभिक्रिया। अब आप इसको समझिए अच्छे से, किसको, संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया क्या है, देखिए समझिए एकदम बेहतरीन तरीके से। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ यौगिक आपस में संयोग करते हैं तो केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक, किससे, जब 2 या 2 से अधिक, किससे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, अच्छे से समझिए आप, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक यौगिक या पदार्थ, अधिक यौगिक या पदार्थ आपस में संयोग करता है तो केवल एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। किसका करेगा, एकल उत्पाद बनाएगा, जो भी उत्पाद बनेगा वो केवल एक बनेगा। कितना बनेगा, एक बनेगा, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, चलिए समझिए एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को ले रहा हूँ जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि गैसीय फॉर्म में है, तो देखिए क्या बनता है, ये आपका बनेगा क्या, कैल्शियम अकेला है, कार्बन अकेला है, तो एक कैल्शियम, कैल्शियम बन गया, कार्बन क्या एक है तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 2 है यहाँ, एक 3 हो जाएगा तो ऑक्सीजन 3, तो ये हो गया आपका CaCO3। इसको बोलेंगे चूना पत्थर या संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो देखिए एक ठो आपका उत्पाद बन रहा है, अभी कारक में 2 लोग हैं जबकि उत्पाद क्या बन रहा है, केवल एक ठो बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले कोयले का दहन को समझते हैं, किसको, कोयले के दहन को समझते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ है,
कि कोयले के दहन में कार्बन भी एक क्या होता है, कोयले का रूप ही होता है, क्योंकि आपका जो है कि कार्बन के अपरूपक किसको किसको माना जाता है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन को माना जाता है। तो जो कार्बन है यानी कोयला कोयला एक कार्बन का क्या होता है, रूप होता है। तो कार्बन, यहाँ कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कोयले को जलाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और CO2 गैस का निर्माण होता है। तो कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो हमारा CO2 बन रहा है, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और ये सॉलिड के फॉर्म में था और ये गैसी फॉर्म में था, तो हमारा क्या बन रहा है, गैसी फॉर्म में बन रहा। और गैस का सिंबल हमेशा ऊपर की तरफ होता है। कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम दूसरा आपको समझाते हैं। देखिए, अब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो इससे जल का निर्माण होता है। देखिए मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन को दो मॉलिक्यूल्स के रूप में, पहले हाइड्रोजन गैस को लेता हूँ और ऑक्सीजन गैस को लेता हूँ। अब दोनों को दो दो के फॉर्म में ले लिया, मतलब कि H2 है तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन दो बार है तो हाइड्रोजन गैस। अब अकेला होता तो तब तो कहते, लेकिन हमें क्या करना है, अब जानते हो कि H के ऊपर प्लस का एक आयन होता है, O के ऊपर डबल का ऋण आयन होता है। तो इसलिए क्या होगा कि इसका एक पॉजिटिव आयन इसका डबल ऋण आयन कभी भी न्यूट्रल नहीं करेगा। इसलिए मुझे दो हाइड्रोजन को हमें एक ऑक्सीजन के साथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ दो ऑक्सीजन है तो मुझे चार क्या लेना पड़ेगा, चार हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, यानी दो पहले से दो फिर ले लेंगे। तो देखो ये क्या बनाता है, तो दो ये भी है दो ये भी है, तो हमारा क्या बनाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2H2 हो गया और इस ऑक्सीजन दो को मैं लिख सकता हूँ 2O लिख सकता हूँ। तो ये दोनों का दो दो हो गया, दो दो, तो केवल दो लगाएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो दो दोनों का H2 और O हो गया, तो ये बनाएगा H2O बना लिया। ये जल का निर्माण हो गया, किसका, जल का निर्माण हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, समझिए पहले। जब कभी भी जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को, कि हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाते हैं, जल में डालते हैं, तो हमारा कैल्शियम OH का होल ट्वाइस बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस बनता है। मतलब इसमें ऊर्जा भी बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, ऊर्जा भी बाहर निकल रही है। ये ऊर्जा भी बाहर निकल रही है। ठीक है, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो उसमें से गर्मी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा, और जल में डालते हैं तो कुछ समय पश्चात वो आपका बिल्कुल पानी शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसमें से ऊर्जा निकल रही, तो ये ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, मतलब बाहर निकल रही है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या है। देखिए, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया को एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक को गर्मी या ताप दिया जाता है तो ये कई छोटे छोटे हिस्सों में या कई छोटे छोटे तत्वों या यौगिकों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें आपका हो जाएगा, जैसे मैं लेता हूँ कैल्शियम सी कैल्शियम कार्बोनेट को लेता हूँ और इसको हम ताप देते हैं। क्या देते हैं, तापन या ताप देते हैं। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ताप देने पर ये दो हिस्सों में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड के रूप में टूट रहा है। तो ये आपका जब विखंडन टूटने की बात आएगी तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ जो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया हो रही है तो इसमें आपका देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत रंग है, श्वेत रंग का मतलब प्रकाश में श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड रहता है वो धूसर रंग का हो जाता है, रंग उड़ जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। देख सकते हैं कि यहाँ से आपका क्या है, ये आपका 2AgCl है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। सूर्य के प्रकाश में ये अपने खंडों में विभाजित हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये धूसर हो जाता है। धूसर मतलब रंग उड़ जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपका है सिल्वर ब्रोमाइड है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि ये सिल्वर यानी चांदी में और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो फोटोग्राफी होती है उसमें हम लोग AgBr का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि AgBr का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास से विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया को आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, इसको समझिएगा। इसमें क्या होता है, सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में जिस तत्व की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ से जिंक, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस का यहाँ लेता हूँ कॉपर सल्फेट लेता हूँ। क्या लेता हूँ, कॉपर सल्फेट। अब देखिए क्या है कि जिंक का कॉपर से क्रियाशीलता ज़्यादा है, इसलिए कॉपर सल्फेट की यौगिक से कॉपर को हटाता है और जिंक उसका स्थान ले लेता है। तो यहाँ जिंक सल्फेट बनाता है और आपका जो कॉपर है, कॉपर को साइड हटा देता है। ये आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया की क्या है, उदाहरण है। इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर। द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए, इसको अच्छे से तरीके से समझिए। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो यौगिकों में उसके आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें द्वि जो शब्द आपके सामने दिख रहा है, कौन सा शब्द, जो द्वि शब्द दिख रहा है, देखिए इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं अच्छे से। इसमें द्वि जो है, द्वि का मतलब होता है दो। इसमें क्या होता है, दो होता है। विस्थापन को क्या कहते हैं, हटाना। क्या कहते हैं, हटाना या हटा देना। अभिक्रिया तो आप जानते हो रिएक्शन ही होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो यौगिकों में उसके किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है।
उनके किसका होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए किसका होता है, उसके आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें हम लोग कहते हैं क्या, आयनों का आदान प्रदान करते हैं। किसका, आयनों का। आयनों का आदान प्रदान करते हैं। आयनों का आदान प्रदान का आदान प्रदान करते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझिए, जैसे हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड, क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड लेते हैं प्लस का Na2SO4 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एरो में क्या बनता है आपका, चीज़ों को समझिए। किसको ले रहे थे हम लोग, हम लोग किसको ले रहे थे, हाँ इसके अंदर किसको ले रहे थे भाई, हाँ हम लोग ले रहे थे बेरियम क्लोराइड को और प्लस Na2SO4 को ले रहे थे। अब एरो में देखिए क्या बनता है, मैंने ये एरो यहाँ पे दे दिया आपको। ठीक है, तो ये बनेगा BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, प्लस यहाँ पे Cl 2 बार है, Na भी 2 बार है, सोडियम भी 2 बार, तो यहाँ बनेगा 2NaCl बनेगा। यानी ये नमक बन गया और बेरियम सल्फेट का निर्माण हो गया। तो आयनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया में। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो देखिए क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन के साथ संयोग करके इधर लग जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको अपचयन कहेंगे। यानी ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में से ऑक्सीजन का त्याग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इससे देखिए क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को त्याग किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए त्याग हो रहा है, तो इसलिए क्या है, उपचयन है। और हाइड्रोजन को ग्रहण किया जा रहा है, तो ये उपचयन हो गया। और ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को क्या किया जाता हो, लिया जाता हो, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ जरूरत पड़ रही है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे उपचयन और इसको अपचयन कहेंगे। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या करती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्या होती है, इसमें पड़ती है। और इसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ऑक्सीजन को निकाला, माइनस का मतलब निकाला जाता है, प्लस का मतलब जोड़ा जाता है। तो आप समझ गए कि ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।